नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय रहेगा कृषि में कीटनाशकों का प्रभाव एवं बचाव। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जो विशेष मेहमान हैं वे हैं डॉक्टर किरण, जो वर्तमान में स्टेट मार्केटिंग बोर्ड में OSD के पद पे कार्यरत हैं। तो मैम, आपका हमारे स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो मैम, जैसे हम विषय पे आते हैं कि हम कीटनाशकों की बात कर रहे हैं, उनके प्रभाव और बचाव की बात कर रहे हैं, तो कीटनाशक क्या हैं और कृषि में किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है और क्यों प्रयोग किया जाता है, तो इस पर कृपया प्रकाश डालें। जी। कीटनाशक जो है, अगर अंग्रेज़ी में हम इसे बोले तो पेस्टिसाइड्स होते हैं। ये वो रसायन होते हैं जो हमारी खेती में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो किसान इसका जो उपयोग है वो अपनी फसलों को बचाने के लिए कीटों से और रोगों से बचाव करने के लिए इन कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं कुछ उदाहरण दूं आपको, जैसे कि DDT, मैलेथियन, पायरीथ्रॉइड्स, क्लोरोपायरीफॉस, तो ये कुछ उदाहरण हैं हमारे पेस्टिसाइड्स के, कीटनाशकों के। मगर ध्यान में हमें ये रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें इसका प्रयोग जो है वो सही और सुरक्षित तरीके से करना चाहिए, ताकि हमारे स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण की रक्षा हो सके। जी। तो मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं कि कीटनाशकों के प्रभाव और उससे बचाव की, जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि कृषि में इनका इस्तेमाल किया जाता है कि हम अपनी क्रॉप को प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, परंतु उसके अलावा हम देखते हैं कि इनसे बचाव की भी आवश्यकता है। तो इस विषय में ये कितना गंभीर विषय है और इसकी गंभीरता क्या है, कृपया इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जी अमित जी, हाँ, ये विषय जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है और बहुत ही गंभीर विषय भी है। क्योंकि अगर हम पास्ट की बात करें तो ऐसी हमने बहुत सी घटनाएं देखी है, सुनी है, जिससे हमारा मन जो है वो बहुत विचलित हो जाता है। ऐसे ही एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी। केरल की एक घटना है जो शायद आपने भी सुनी होगी। कौसरगोड एक जगह है वहाँ पे, जिसको स्वर्ग भी कहा जाता है। हम लोगों के लिए ये स्वर्ग से कम नहीं है, मगर वहाँ के अगर आप लोगों से पूछे तो ये उनके लिए एक अभिशाप बन गया है। तो अगर आप पूछेंगे कैसे अभिशाप बना हुआ है, तो वहाँ पे कैशू प्लांटेशन जो है वो होती थी, काजू की खेती। राइट। तो ये 1970s के आसपास की बात है। वहाँ पे एंडोसल्फान नामक जो पेस्टिसाइड है उसका एरियली स्प्रे जो है वो किया गया। तो जब ये एरियली स्प्रे किया गया पेस्टिसाइड, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए हमें पेस्टिसाइड्स, ये कीटनाशकों को स्प्रे करने के, छिड़काव करने के दौरान, जो वहाँ पे अनदेखी की गई। जैसे कि आपको जो वाटर बॉडीज़ है उसको कवर करके रखना चाहिए, मैंडेटरी होता है। वहाँ के लोगों को अवेयर करना पड़ता है कि हम ये काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों को अनदेखा किया गया और इसका परिणाम जो है वो आम जनता ने वहाँ की भुगता। वहाँ जहाँ प्लांटेशन होती है उसके जो एडजॉइनिंग जो एरियाज़ है, जहाँ गांव हैं, जहाँ पे स्कूल्स है, और वहाँ उस प्लांटेशन वाली जगह से जहाँ जिसने मूव किया, वो सब इस पेस्टिसाइड के दुष्परिणामों के दायरे में आए। अगर कुछ मैं आपको बताऊं, वहाँ के जो बच्चे हैं वो पैरालाइज्ड हो गए। बच्चों की आंखें कमज़ोर हो गई और धीरे धीरे वो चली गई। हाथ काम करना बंद कर गए, पाँव जो है वो चलना बंद कर गए। और भी बहुत गंभीर बीमारियां जैसे कि कैंसर, फिर इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियां, इम्पोटेंसी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ देखने को मिली। तो इन सब चीज़ों को हालांकि वहाँ बाद में जो है वो जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो पाया गया कि वहाँ के जो बच्चे हैं उनके जब ब्लड सैंपल्स लिए गए तो ये एंडोसल्फान नामक जो जहरीला पेस्टिसाइड था, ये उनके ब्लड सैंपल्स में पाया गया। मगर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। तो इन घटनाओं, ये तो एक ही घटना है अभी जी, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो मतलब हमें देखकर और सुनकर जो है बहुत दुख पहुंचाती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें एज अ एग्रीकल्चरिस्ट जो है हम लोग, हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम इन सब व्यापारिक और जो हमारी प्राकृतिक संसाधन है, इन सब को हम कैसे जो बचा कर रखें। तो
इसलिए ये बहुत ही गंभीर एक विषय बना हुआ है और हमें इस पर काम करने की बहुत ही आवश्यकता है। जी, तो मैम जैसे हम देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में जब हम भारत की बात करें तो हरित क्रांति के समय से हम देखते हैं कि कीटनाशकों का जो उपयोग है वो जनरली बढ़ा है। तो इसमें मैम देखते हैं कि उस टाइम क्या फ़ायदे देखे गए और क्या इसके लाभ हैं। अगर हम लाभों की भी बात करें तो अभी तो आपने जैसे इसके जो नुकसान है उस पर आपने प्रकाश डाला, तो इसके अलावा अगर फ़ायदों की बात करें तो क्या देखे गए उस समय? जी, अगर ये नुकसान की अगर हम बात करें तो ये जो इंसिडेंट मैंने आपको सुनाया इसमें अनदेखा किन किन चीज़ों का किया गया। एक तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स जो है वो यूज़ किए गए जी, और केयरलेसनेस जो है इसमें देखी गई। तो ऐसा नहीं है कि पेस्टिसाइड्स जो है वो बहुत ही ख़राब है, मगर इसका जैसे मैंने पहले भी कहा कि सही अगर मात्रा में और सुरक्षित अगर हम इसका यूज़ करें तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम फ़ायदों की बात करें तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि हमारी जो पेस्ट और हमारे डिजीज़ को ये कंट्रोल करता है जी। दूसरा फ़ायदा हमारा ये है कि हमारी जो फसलें हैं उनकी गुणवत्ता को भी बढ़ाता है जी। और हमारी उपज जो है वो भी ज़्यादा होती है जी। जैसे हरित क्रांति की आपने बात की तो हमारी जो खाद्य सुरक्षा है जी। और जो भूख युक्त जो समाज हमारा जो है भूख मुक्त से, हाँ भूख मुक्त समाज हमारा जो है उसकी तरफ ये अग्रसर करता है जी। अगर हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ करें। जी, तो जैसे हम कीटनाशक में हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य संकटों की बात हो रही है। जैसे आपने कहा कि काफ़ी डिजीज़ हुई, बीमारियां हुई, केरल के उदाहरण हैं और भी काफ़ी जगह पे उदाहरण मिलते हैं हमें कुछ राज्यों में। तो इसमें मैम जब इनके स्वास्थ्य संकटों की बात करें तो इनके इस्तेमाल में किस तरह से संकट हैं किसानों के लिए? हाँ, जैसे कि मैंने इस घटना के दौरान कुछ बताए थे आपको जो आपको जो संकट थे जिस तरह से वो बीमार हो रहे थे। तो इसमें अगर हम इनको हैंडल जब करते हैं मैं उसकी अगर हैंडलिंग के टाइम पे अगर आप इससे संक्रमित होते हैं, अगर आप पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, कोई भी अगर किसान उसको यूज़ कर रहा है या स्प्रे कर रहा है तो उस दौरान जो है अगर आप इसके संपर्क में आते हैं तो आपको जैसे स्किन एलर्जी हो सकती है। संपर्क आपकी त्वचा से संपर्क में आते ही ये खुजली जैसे लक्षण और सूजन जैसे चीज़ें आ सकती हैं। फिर अगर आप पेस्टिसाइड को इन कीटनाशकों को इनहेल करते हैं तो उससे आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है और सीरियस बीमारियां जैसे कि अस्थमा जो है वो भी हो सकता है। अगर आपने ये पेस्टिसाइड स्पर्शित आहार जो है खाना अगर आप खा लिया तो उससे जो है आपका पेट में दर्द हो सकती है, दस्त लग सकते हैं, उल्टी लग सकती हैं और साथ में और गंभीर बीमारियां जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कैंसर, इस तरह की बीमारियां जो हैं वो होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जी, तो जैसे मैम जब हम जानते हैं कि कीटनाशक जो हैं ये रासायनिक तौर पे हम कह रहे हैं रासायनिक कीटनाशक है, तो इसमें जब हम देखते हैं मैम किसानों के लिए कोई दिशा निर्देश तय किए गए हैं, किसान जो है वो सुरक्षित तौर पे या सुरक्षित तरीके से कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं? जी हाँ जी, जो सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रोटेक्टिव गियर्स जो है वो आपको अपनाने हैं जिसमें आपके जो है ग्लव्स आ जाते हैं, मास्क आ जाता है, तो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जैसे हम कोविड टाइम में हम पीपी किट का प्रयोग करते थे जिससे पूरे शरीर को ढक के जी क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे जो भी हैंडल कर रहा है पेस्टिसाइड्स उसके त्वचा और उसके सांस जो है उसको बचाया जा सकता है इनके हार्मफुल इफेक्ट से। यानी कि उसके साथ साथ मास्क भी हमें लगा के रखना है। जी मास्क भी बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके साथ ही जो कुछ दिशा निर्देश जो है पेस्टिसाइड्स के साथ जो आते हैं, लेबल्स जो गाइडलाइंस कहते हैं कि किस तरह से यूज़ करना, उनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है उसके इस्तेमाल करने से पहले ताकि आप उसका सही इस्तेमाल कर सकें। साथ ही इन पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने से पहले आपको प्रशिक्षण और शिक्षा लेनी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी आप जो है सही दिशा में इन रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कर सकेंगे। और साथ ही ये जो आपका पेस्टिसाइड का कंटेनर होता है, जो स्टोरेज है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसान हमारा या जो भी जिसने भी पेस्टिसाइड यूज़ करना है वो उसको कहाँ पे रख रहा है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ये घर के अंदर ना रख के किसी बाहर कोई अगर स्टोर है तो आप उसको वहाँ रखें, अपने बच्चों से दूर रखें, अपने अगर आपने पेट्स पाले हुए हैं तो उनसे दूर रखें और धूप से दूर रखें ताकि जो है उसका असर जो है वो ख़त्म ना हो जाए। साथ ही
अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग जो है इसको मिक्स करके जो है उसका यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। फिर जो पेस्टिसाइड्स कंटेनर्स होते हैं, हम किस तरह के कंटेनर्स में उसको डाल के छिड़काव कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले उन इक्विपमेंट्स को जो है आपको चेक करना ज़रूरी है, कहीं वो लीक तो नहीं कर रहे हैं, और उनके सारे जो पुर्जे हैं वो अच्छे टाइटली जो बंद है कि नहीं है। फिर साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, जो हमारा किसान जो है हमेशा इसको छोड़ देता है, जैसे कि हेल्थ इश्यूज जो होते हैं, तो हमारे किसान के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स पे भी ध्यान दें, क्योंकि वो इसमें दिखते हैं जैसे मैम हम कि रासायनिक जो है ये कीटनाशक है, तो स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देना जो किसान के लिए वो बहुत ज़रूरी है। ये आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये मैंने बताया एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, केयरलेसनेस जो बढ़ रहा है, तो उसके लिए हेल्थ चेकअप्स जो हमारे किसानों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी अगर किसी को लगता है कि ये रसायन, ये कीटनाशक जो है हमारे ऊपर पड़ गया है, तो तुरंत इसकी जांच करवाए। और जो बहुत लंबे टाइम से इस प्रोफेशन में है, जो रेगुलर इंटरवल्स में स्प्रेइंग कर रहे हैं, तो उनको रेगुलर इंटरवल्स में अपना हेल्थ चेकअप्स कराना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही आप ये कब कर रहे हैं, आप स्प्रेइंग कब करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप दिन में कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं। दिन में जो है स्प्रेइंग नहीं की जाती है, ठीक है, या तो सुबह या तो शाम के टाइम जो है इसका छिड़काव करें। तो इसका कारण क्या है मैम कि सुबह के समय ही किया जाए? हाँ, क्योंकि आपको पहले जो है वेदर कंडीशंस जो है वो भी देखनी पड़ती है। वेदर कंडीशंस, क्योंकि दिन में धूप बहुत वो होती है, तो उस टाइम जो है आप छिड़काव ना करें। और साथ में वेदर फोरकास्ट जो है उसको देखकर आप करें, क्योंकि अगर अभी आप सुबह कर रहे हैं, दोपहर में अगर बारिश हो गई तो आपका जो ये स्प्रेइंग है वो सारा जो वेस्ट हो जाएगा। तो जैसे मैम हम पहाड़ी क्षेत्रों में देखते हैं, तो जब हम स्प्रे करते हैं तो हम देखते हैं कि हवा का एक निरंतर बहाव होता है, तो उसमें हम कैसे उसको प्रिवेंट करें कि अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो एक तो समय का हम देख रहे हैं, आपने कहा कि उसके अलावा हम कैसे रोक सकते हैं? क्या हम उसे स्प्रे के अलावा भी किसी विधि से अप्लाई कर सकते हैं, या सिर्फ स्प्रे ही एक मेथड है उसके स्प्रेइंग उसके छिड़काव के लिए, या फिर कुछ और तरीके भी हैं? नहीं, जैसे स्प्रेइंग अगर हमने करनी है, आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी, वो भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। और काफ़ी जो हमारे देश है बाकी वो इस पे काम कर रहे हैं, और भारत भी इससे जो है पीछे नहीं है। और हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे हिमाचल में भी जो है इस तरह पिछले कुछ समय में देखा जाए तो कुछ परीक्षण भी किए गए हैं ड्रोन से, परंतु अभी स्प्रे ज़्यादा वो पॉपुलराइज नहीं हो पाए। इसके लिए तो सही प्रशिक्षण पहले लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही जो है इसको अमल में लाया जा सकता है। तो मैम जैसे हम रासायनिक कीटनाशकों की बात कर रहे हैं, तो इसके क्या कोई विकल्प भी हैं? क्या इसके अलावा भी कोई किसी तरह के कीटनाशक है जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमें सेम तरह के फ़ायदे मिल पाए? हाँ जी, अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें ये केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ जो है वो कम करना चाहिए। और अगर हम कर भी रहे हैं तो हमें प्रॉपर जो है इसकी सुरक्षित और सही जो यूज़ है उसको करके ही हमें यूज़ करना चाहिए। अगर हम कुछ ऑल्टरनेट्स के बारे में बात करें, जैसे कुछ इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स हैं, आपके नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके हैं, उनमें से जैसे सुना होगा आपने नीम का तेल। तो नीम का तेल एक अच्छा विकल्प है हमारे जो कीटों को दूर भगाने के लिए और बीमारियों को। इसके अलावा बायोपेस्टिसाइड्स है हमारे, जैसे बीटी, बैसिलस थ्रोइनजेनेसिस बैक्टीरिया, फिर हमारे कुछ नेचुरल प्रीडेटर्स है, फिर कुछ इंसेक्ट्स है जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जैसे लेडी बग होगी। तो ये कुछ विकल्प है जिससे हम केमिकल पेस्टिसाइड्स को कम कर सकते हैं या यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। साथ ही कुछ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं हमारी, जैसे क्रॉप रोटेशन, जो एक ही खेत में जब हम अलग अलग सीजन्स में अलग अलग क्रॉप्स को अदल बदल कर लगाते हैं, उगाते हैं, तो उसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक सीज़न में हमने जो फसल लगाई है और दूसरे सीज़न में हम दूसरी फसल लगा रहे हैं, तो जनरली क्या होता है, जो एक कीट एक क्रॉप को जो अटैक करता है तो वो दूसरी को नहीं करता है। जैसे अगर उदाहरण दें, अगर हम कांगड़ा में राइस की खेती कर रहे हैं, तो उसके अगले सीज़न में जो है हम
वाटरमेलन लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो राइस के रेसिड्यूज़ और स्टॉक्स है वो हमारी जो मिट्टी है उसको फर्टाइल बनाते हैं, और जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है मिट्टी में वो हमारी वाटरमेलन की जो क्रॉप है, तरबूज की क्रॉप, वो उसको ले लेती है जी। तो ये फ़ायदेमंद है, इससे हम केमिकल पेस्टिसाइड से भी दूर हो सकते हैं जी। तो मैम जैसे हम कुछ मैकेनिकल विधियां भी जिसमें हम देखते हैं कि येलो ट्रैप्स लगाते हैं कुछ जगह, या कुछ दूसरे टाइप की भी जो नए तरह की कुछ टेक्नोलॉजीज विकसित हुई हैं, तो क्या वो भी कारगर हैं पेस्टिसाइड्स के? ज़रूर ज़रूर, हाँ, ये सारे के सारे जो है ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आती है, क्योंकि कुछ एक प्रीडेटर्स होते हैं जो जो नेचुरली जो है पेस्ट को जो है वो ख़त्म करते हैं। जी, जैसे कई बार कोई तितलियां लग जाती हैं या फिर कोई मौत जो अटैक करते हैं, तो उनके हम ट्रैप्स देखा जाता है, कभी देखते हैं हम कि ट्रैप्स लगे रहते हैं। हाँ, तो क्या वो भी एक जी एक है, जैसे एक एप्पल कॉडलिंग मॉथ है जो बहुत ही हार्मफुल है। जैसे ये एप्पल्स को जनरली अफेक्ट करता है जी। तो एक ब्रैकोलिड एक वैस्प है, ये क्या करता है, ये इसको मार देता है जी। ठीक है, तो इस तरह की जो हम प्रीडेटर्स है ना, इनको हम अपने खेत में इंट्रोड्यूस कर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हैं, इसमें ला सकते हैं, और केमिकल पेस्टिसाइड्स को जो हम इससे दूर रह सकते हैं। और भी बहुत विकल्प है, जैसे कि कंपेनियन क्रॉप्स की साथ में हम एक और क्रॉप लगा दें जो मेन क्रॉप के साथ। तो जैसे इसका एग्जांपल है हमारा मैरीगोल्ड जो फ्लावर होता है जी, जो गेंदे के फूल जी, गेंदे का फूल जो है हम कुछ वेजिटेबल्स के साथ लगा देते हैं, जैसे टमाटर के साथ लगा दिया, आलू के साथ, बीन्स के साथ लगा दिया, तो उससे क्या है, ये इन वेजिटेबल्स को जो अटैक करते हैं एफिड्स, निमेटोड्स, इनको दूर भगाता है जी। वैसे ही अगर हम ब्रासिका फैमिली के कुछ कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली जो क्रॉप्स हैं, इनके साथ अगर हम कोई दूसरे फ्लावर्स लगाएं तो एक सैक्रिफिशियल एक प्लांट है जी। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसको अगर हम लगाते हैं तो वो उसकी वो क्या करता है, इसको अपना बलिदान देकर जो है इनके जो एफिड्स वगैरह है उनको दूर भगाता है जी। तो इस तरह की हम जो प्रैक्टिसेस है वो अपना सकते हैं जी। तो मैम जैसे हम देखते हैं रासायनिक जो कीटनाशक हैं अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि आप कह रहे हैं कि जो वैकल्पिक तरीके भी हैं या ऑर्गेनिक जो अल्टरनेटिव्स हैं, उनके क्या लाभ हैं इसके ऊपर अगर हम देखा जाए रासायनिक कीटनाशकों के ऊपर? जी जी, देखिए, अगर हम ये प्राकृतिक तरीके से करने वाली विकल्प जो है हम अपनाते हैं, तो इसके सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो पेस्टिसाइड रेसिड्यू रिडक्शन कि अगर हम अपने खाद्य पदार्थों की जांच करवाएंगे तो उसमें हमें रेसिड्यूज़ जो है पेस्टिसाइड्स के वो कम मिलेंगे, और अगर वो रेसिड्यूज़ कम होंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारे हेल्थ बेनिफिट जो है वो हमें मिलेगा जी। तो ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ हम बढ़ते हैं अगर, क्योंकि अगर हम नेचुरली, अगर हम प्राकृतिक रूप से जो भी हम खेती करते हैं तो उससे सस्टेनेबिलिटी जो है वो आती है जी। तो इसका भी हमें लाभ मिलता है जी। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, हमारी जो इन्वायरमेंट है उसकी भी प्रोटेक्शन हो रही है जी। और जैसे जी मैम, हाँ, और बायोडाइवर्सिटी प्रमोशन में भी इसकी मदद मिलती है। जो जैसे रासायनिक पेस्टिसाइड्स जब हम यूज़ करते हैं तो कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो है वो मर जाते हैं जी। जी। तो अगर हम ये ऑल्टरनेट्स अगर यूज़ करें तो उससे हमारी बेनिफिशियल इंसेक्ट्स और जो उनकी नेटिव स्पीशीज़ है उनको भी बचाया जा सकता है जी। जी, तो मैम जैसे हम देखते हैं कि कृषि उत्पादों में जो आप कह रहे थे कि रासायनिक कीटनाशक जो है ये अवशेष के रूप में, उसमें रेजिड्यूज जो आपने कहा कि वो उसमें रह जाते हैं, तो उसमें जब हम परीक्षण करना चाहें किसी क्रॉप में कि कितना कीटनाशक डाला गया है, क्योंकि जब हम विदेशों में भी या कहीं भी बेचते हैं क्रॉप को तो कई जगह टेस्टिंग होती है, तो किस तरह से टेस्ट किया जाए और कैसे परीक्षण करते हैं इसका? जी, इसके बहुत सारे टेस्टिंग चीज़ें हैं। ऐसे तो गवर्नमेंट और प्राइवेट लैब्स भी हैं जो उसकी टेस्टिंग करती है। अगर हम कुछ टेस्ट के बारे में देखें तो एक एलिसा टेस्ट है जी। उसके बाद मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है जी। फिर कुछ क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है जी। तो कुछ किट्स भी आती है जो फार्मर जो है वो घर बैठे भी टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी क्रॉप में जो है वो कितना रेसिड्यू है, पेस्टिसाइड का रेसिड्यू है जी।
जी, तो मैम जैसे हम देखते हैं कि इसके संबंधित हमें आपने कहा कि किसान को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो जब हम प्रशिक्षण की बात करते हैं मैम, तो किसान किस तरह से प्रशिक्षण ले, क्योंकि वो तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम टाइम किसान जो है वो अपने हिसाब से वो कुछ भी मात्रा ले लेता है कीटनाशक की और उसको घोल के सिंपली स्प्रे कर देता है। तो जब प्रशिक्षण की बात आती है तो वो कहाँ से ले और कैसे उसको प्राप्त कर सकता है वो? देखिए, ये हमारे जैसे KVKs हो गए, जी, कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ से भी ये प्रशिक्षण ले सकते हैं। साथ ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो भी प्रशिक्षण देते हैं। जी, NGOs हैं हमारे, वहाँ से भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। जी, और मतलब इस तरह के जो संस्थान हैं वो जी, प्रशिक्षण देते हैं जी। इसमें। और जैसे हम देखते हैं मैम कि इसमें हमको रेगुलर चेकअप्स की भी ज़रूरत है, तो आप क्या आपको लगता है कि इस तरह के चेकअप्स जो हैं वो रेगुलरली हो रहे हैं? आप देखते हैं कभी दिनचर्या में कि किसानों के लिए कोई टारगेटेड हो? जी, मुझे लगता है इस पे हमें काम करने की बहुत ही आवश्यकता है। जी, हमारी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, KVKs है, या हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट्स है, उन सबको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो किसान हैं जिन्हें हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, कि वही है जिनकी वजह से हम जो है आज सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो है वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले सुरक्षा जो है हमें उनको देनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप्स जो है वो होता रहे। उसके लिए रेगुलर मॉनिटरिंग और रेगुलेशन की आवश्यकता है। जी, तो मैम जैसे हम देख रहे हैं कि एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग किसान जो है जब अवेयर नहीं है तो उसके अवेयरनेस के अभाव में वो काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल कर रहा है कीटनाशकों का। तो इसमें आप पर्यावरण पे क्या प्रभाव देखते हैं, और अगर हम सस्टेनेबल यूज़ की बात करें तो पर्यावरण रक्षा में इसकी क्या भूमिका है सस्टेनेबल यूज़ की? देखिए, जैसे मैंने बताया कि कुछ विकल्प जो हैं हमारे ऑल्टरनेटिव्स जो हैं, इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स है, हमारे नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से जो है हम खेती कर सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसको बनाने के लिए। तो हम IPM बहुत ही अच्छा विकल्प है, एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिससे हम इन सभी चीज़ों को इंटीग्रेट करके जो है हम कीटनाशकों का प्रयोग कम करके जो है हम कीट प्रबंधन कर सकते हैं। और कुछ विकल्प जो मैंने आपको पहले बताए थे हमारे, जैसे क्रॉप रोटेशन हो गया, कंपेनियन क्रॉपिंग जो हो गई, ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉपिंग हो गई, ये नीम ऑयल के प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक स्प्रेज हम करके, तो इन सब चीज़ों को अगर हम इकट्ठा करें तो मुझे लगता है हम काफ़ी हद तक जो है ये केमिकल पेस्टिसाइड्स को जो है कम कर सकते हैं और अपनी जो मिट्टी है उसको पोषक तत्वों से भर सकते हैं और प्रदूषित होने से जाहिर तौर पे बचा सकते हैं। जी मैम, तो जब हम देखते हैं कि इसमें पर्यावरण का रोल है, तो हम इसमें मैम जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी बात करते हैं कि आज के समय में जैसे एक सिक्किम जो राज्य है वो ऑर्गेनिक हो चुका है फुली, तो मैम ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या स्कोप है? क्या उसमें कीटनाशकों का भी उपयोग बढ़ रहा है या कम करते हैं उसमें, या किस तरह से करते हैं, या उसमें करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, नेचुरल फार्मिंग हो गई, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात करें तो वहाँ जो भी हम रिसोर्सेज इनपुट डाल रहे हैं वो हमारे फार्म के अंदर जो है वही डाल रहे हैं। मगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में जब हम करते हैं तो हम ये बाहर से भी इनपुट जो है वो ला सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कीटनाशकों के प्रबंधन की, तो उसके लिए हम जो है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो ला सकते हैं। हम थोड़ा, अगर हमें लगता है कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो हाँ, हम उस तरह से भी कर सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग करनी है तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी सेहत को सही रखने के लिए, अपने पौधों की सुरक्षा के लिए हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ, प्रैक्टिसेस की तरफ जो है वो बढ़ना है। और ये जो केमिकल्स हैं, कीटनाशक जो है, उनको, उनके प्रभाव को कम से कम करना है। जी, तो आखिरी में मैम जब हम बात करें तो किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से छिड़काव करें और किस तरह से कम करें और एक प्रॉपर यूज़ करें कीटनाशकों का? मैं यही कहना चाहूँगी कि जब हम इन रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रॉपर आप अपनी सुरक्षा जो है, जैसे जो मैंने आपको पहले बताई थी, उन सब का प्रयोग करें और सही और सुरक्षित प्रयोग करें। अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रही है कि भी ये हमें कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, तो एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की आप सहायता लें और उसके बाद जो है इनका यूज़ करें और प्रॉपर अपने हेल्थ चेकअप्स जो है
वो कराते रहें, ये बहुत ही ज़रूरी है। जी जी। तो दर्शकों, आपने जाना आज के कार्यक्रम में डॉक्टर किरण से कि कीटनाशकों का किस तरह से जो है वो यूज़ किया जाए और एक कम मात्रा में और एक संतुलित मात्रा में उनका इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि वो पर्यावरण के लिए घातक भी ना हो। और मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आए, स्टूडियोज़ में आए, उसके लिए धन्यवाद। और दर्शकों, हम आपको बता दें जाते जाते कि कृषि संबंधित जानकारी के लिए आप किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर है 1800 180 1551। तो अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।